चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पत्थर और आत्मा की है। इस सवाल ही ऐसा है जो इंजीनियरिंग और आर्ट दोनों की सीमाओं को तोड़ देता है। सोचिए जरा, कोई ईंट नहीं, कोई गारा नहीं, सिर्फ पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। तो इसका जवाब सिर्फ हाँ में नहीं था, बल्कि इतना जबरदस्त था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, एक पूरा का पूरा शहर। मतलब ये सिर्फ एक इमारत तराशने की बात नहीं थी। अरे ये तो पत्थर से आर्किटेक्चर की एक पूरी नई जुबान लिखने जैसा था। हम बात कर रहे हैं महाबलीपुरम की। ये कोई आम पुरानी जगह नहीं है, ये तो एक खुला म्यूजियम है। एक ऐसा म्यूजियम जो सांस लेता है, इतना खास कि यूनेस्को इसे इंसानी रचनात्मकता का शाहकार मानता है। तो आखिर ये जगह है क्या और कहाँ? अच्छा, तो ये है बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा महाबलीपुरम, जो पल्लव राजवंश की कला का एक जीता जागता सबूत है। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ एक ही जगह पर हमें लगभग 200 सालों में हुए आर्किटेक्चर का पूरा सफर देखने को मिल जाता है। कहते हैं ना, हर बड़े काम के पीछे एक बड़ा विजन होता है, और महाबलीपुरम के मामले में ये विजन था पल्लव राजाओं का। ये पूरी कहानी ना 3 पीढ़ियों में सिमटी हुई है। सबसे पहले आए महेंद्र वर्मन, जिन्होंने ये दिखाकर शुरुआत की कि हाँ, चट्टानों को काटा जा सकता है। फिर आए उनके बेटे नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ल यानी महान पहलवान भी कहते हैं, और उन्होंने तो इस कला को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और आखिर में आए राज सिंह, जिन्होंने तो पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अब इस सफर के पहले 2 पड़ावों को जरा और नजदीक से देखते हैं। ये सीखने की एक ऐसी कहानी थी जिसे पत्थर पर लिखा गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम के दौर में पहला कदम देखने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन अपनी सोच में ये एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक ठोस चट्टान के अंदर भी जगह बनाई जा सकती है। यही जो खंभों वाले हॉल थे, जिन्हें मंडप कहते हैं, वो आगे होने वाले हर एक काम की नींव बने। और फिर नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में आई एक जबरदस्त छलांग। अब गुफाओं में तराशने के बजाय उनकी टीमों ने पूरी की पूरी चट्टानों को तराशकर आजाद खड़े मंदिर बना दिए। इन्हें रथ कहते हैं क्योंकि ये देवताओं के विशाल जुलूस वाले रथों जैसे दिखते हैं। सोचिए, ऐसा लगता है मानो पत्थर के देवता हमेशा के लिए एक दिव्य सफर पर निकल पड़े हों। तो सवाल उठता है, ये सब किया कैसे गया? तकनीक सुनने में बड़ी सिंपल है, लेकिन लाजवाब थी। कारीगरों ने ऊपर से काम शुरू किया और नीचे की तरफ तराशते हुए गए। इससे क्या हुआ कि ढांचे का बेस हर वक्त मजबूत रहा, गिरने का कोई खतरा ही नहीं। और जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ते गए, मंदिर पत्थर से ऐसे बाहर निकल कर आया मानो कोई राज खुल रहा हो। जरा इस काम की स्केल का अंदाजा लगाइए। सबसे ऊंचा रथ, धर्मराज रथ, 42 फीट ऊंचा है, और ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना है। कोई जोड़ नहीं, कोई गारा नहीं। ये पत्थर पर की गई कारीगरी की एक बेमिसाल मिसाल है। अब आते हैं पत्थर तराशने की कला के सबसे शानदार नमूने पर, एक ऐसा शाहकार जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की तपस्या नाम की एक विशाल, बहुत ही विशाल चट्टानी नक्काशी की। 1247 स्क्वायर मीटर में फैली ये कलाकृति, मतलब प्राचीन भारत में अपनी तरह की ये सबसे बड़ी है। इसका साइज ही अपने आप में एक कहानी कह देता है। लेकिन इसकी कारीगरी तो और भी लाजवाब है। कलाकारों ने क्या किया, उन्होंने चट्टान में एक कुदरती दरार का इस्तेमाल किया और उसी एक दरार से एक साथ 2 कहानियां कह दी। एक तरफ महाभारत के हीरो अर्जुन हैं, जो दिव्य हथियारों के लिए तपस्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं राजा भगीरथ, जो पवित्र गंगा नदी को धरती पर ला रहे हैं। सोचिए, एक ही पत्थर में 2 महागाथाएं। और इसमें जो डिटेल्स हैं वो तो बस कमाल है। 146 से ज्यादा अलग अलग आकृतियां हैं। यहाँ आपको असल साइज के हाथी मिलेंगे, दिव्य प्राणी मिलेंगे, और तो और थोड़ा ह्यूमर भी है। एक बिल्ली है जो एक ऋषि की नकल कर रही है। मतलब ये एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है जो पत्थर में जिंदा हो उठा है। अब हम कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी टेक्निकल मोड़ पर आते हैं, जब पल्लवों ने पत्थर को सिर्फ तराशने से आगे बढ़कर पत्थर से बनाना शुरू किया। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझिए। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब घटाना, यानी पत्थर को हटाकर कुछ बनाना। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, चट्टान का अपना साइज। राजा राज सिंह के समय में शुरुआत हुई जोड़ने वाले आर्किटेक्चर की, यानी अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बनाना। और बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया।
और इस क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है शोर टेम्पल। ये दक्षिण भारत का पहला बड़ा स्ट्रक्चरल मंदिर है जिसे पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है। समुंदर के ठीक किनारे पर बना है ये, और इसका 60 फुट ऊंचा टावर इतना मशहूर था कि ये सदियों तक जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाला एक लैंडमार्क बन गया, और इसी से 7 पैगोडा की मशहूर कहानी भी निकली। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें शिवजी के लिए 2 मंदिर हैं और बीच में लेटे हुए विष्णु जी का एक मंदिर। और ये सभी एक ही बड़े से प्लेटफॉर्म पर इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं जो उस दौर के धार्मिक सद्भाव और आर्किटेक्चर की समझ को दिखाता है। लेकिन देखिए, महाबलीपुरम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर तो सदियों तक गूंजता रहा और इसने पूरे दक्षिण भारत की कला और आर्किटेक्चर का भविष्य तय कर दिया। ये जो 200 साल का सफर था ना, पत्थर को तराशने से लेकर पत्थर से बनाने तक का, ये आगे आने वाले समय के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। इन्हीं तकनीकों और स्टाइल ने द्रविडियन आर्किटेक्चर की नींव रखी, जिसका असर हमें बाद में महान चोल मंदिरों और उसके बाद भी हर जगह साफ साफ दिखाई देता है। और ये असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। जैसा कि यूनेस्को भी कहता है, महाबलीपुरम की मूर्तियों का जो खास लचीलापन और कोमलता है, वो समुद्री व्यापार के रास्तों से होती हुई दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची, और वहां की कला पर भी इसने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, जब एक राजवंश का 200 साल का जुनून कला की एक ऐसी जुबान बना दे जो सदियों तक जिंदा रहे और सरहदों को भी पार कर जाए, तो ये हमें इंसान की रचनात्मकता, उसकी विरासत और उसकी कभी न हारने वाली हिम्मत के बारे में आखिर क्या सिखाता है।